नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य शुक्ल की किताब से रीति ग्रंथकार कवियों को देखेंगे। रीतिकाल एक ऐसा टॉपिक है जो कि हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं में खूब अच्छे तरीके से पूछा जाता है। अगर इसे आचार्य शुक्ल की किताब से क्लियर पढ़ लिया जाए तो हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर कोई 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो हमें उनमें भी एलिमिनेट करके सही उत्तर तक पहुँचने की जो क्षमता होती है वह आ जाती है। प्रकरण 1 में रीतिकाल का परिचय दिया गया है और प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवियों के बारे में बताया गया है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले और समझने से पहले हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नामक एक ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ की भूमिका के रूप में इसे लिखा गया था। चूँकि वह बहुत बड़ा हो गया था तो इसे इतिहास ग्रंथ का रूप दे दिया गया। कहा जाता है कि ऐसा प्रमाण भी है कि जो इससे पहले सभी इतिहास ग्रंथ आए थे, आचार्य शुक्ल ने सभी इतिहास ग्रंथों का अच्छे से विवेचन किया और इसे विधेयवादी रूप में इस इतिहास ग्रंथ को तैयार किया था। इससे पहले सभी इतिहास ग्रंथ जैसे कि शिव सिंह सरोज और जॉर्ज गियर्सन का इतिहास ग्रंथ और उसके बाद कालिदास त्रिवेदी का कालिदास हजारा और बहुत सारे इतिहास ग्रंथों का संकलन किया था, जैसे कि मिश्र बंधु विनोद से भी इन्होंने बहुत सारी सामग्री ली थी। तो यह उस समय की बहुत सारी मान्यताएं अब तो वर्तमान काल में खंडित हो चुकी हैं, बहुत सारे शोध हो चुके हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को हम नज़रअंदाज करके हिंदी साहित्य की परीक्षा दे लें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो चलिए बातों में वक्त नहीं जाया करते हैं, हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक। हिंदी साहित्य की गति का जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चलता है। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने रखा है चिंतामणि त्रिपाठी को। ये तिकमापुर जिला कानपुर के रहने वाले और 4 भाई थे। चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनका पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण न तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्म काल संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कवि कल्प तरु ग्रंथ जो है संवत 1707 में लिखा गया। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। देखिए, यहाँ पे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, छंद को पिंगल ही कहा जाता है और इन्होंने छंद विचार लिखा है तो जाहिर सी बात है कि वह छंद शास्त्र से ही संबंधित ग्रंथ होगा। काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि उनके पुस्तकालय में ये सभी ग्रंथ मौजूद हैं। कवि कल्पतरु जो है, जिसमें से हम तव को पकड़ेंगे और चिंतामणि के तव को पकड़ेंगे तो हमको भूलने में बहुत ज़्यादा हजमाइश नहीं होगी, हमको ये याद रहेगा। इनकी बनाई रामायण कवित्व और नाना अन्य छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्र शाह सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने को मणिमाल कहा है तो याद रखेंगे वह चिंतामणि हैं। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सभी अंगों पर अपने ग्रंथ लिखे थे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। इनकी रचना के कुछ नमूने आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। यही उदाहरत हैं तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन, ते न परे कबहू जम घेरे। राजय रमा रमणी उपधान, अभय वरदान रहें जन्म नेरे।
हैं बल भार उदंड भरे हरिके भुजदंड सहायक मेरे। एक आज मैं कुंदन बेली लखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरें, अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरें। उत बुंदन के मुक्तागन हुए फल सुंदर भय पर आनि परै, लखियों दुति कंद आनंद कला नंद नंद शिलाद्रव रूप धरें। अगले रीति ग्रंथकारों में सबसे प्रमुख कवियों में महाराज जसवंत सिंह आते हैं। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ था। वे शाहजहां के समय में कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे थे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्री स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। महाराजा जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उस समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से हुई थी। अंत में अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां संवत 1745 में इनका परलोकवास हुआ। हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में से एक माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। प्राकथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और जिन्होंने कविता के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं आए। उन्होंने अपना भाषण भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी का संक्षिप्त रूप दिया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा भूषण ग्रंथ किसकी छाया पर लिखा गया है, तो उत्तर है चंद्रालोक की छाया पर। भाषा भूषण में प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति की अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसे कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ही ग्रंथ है। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय, नाटक। ये सभी ग्रंथ पद्य में ही हैं, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्राप्त होती है। पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के दोहे नीचे दिए जाते हैं। जैसे अत्युक्ति अलंकार का है, अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप, आचक तेरे दान ते भय कल्प तरु भूप। पर्यास्त अनुमति का है, पर्यस्तु जो गुण एक को और विषय आरोप, होई सुधाधर ना ही यह वदन सुधाधर ओ। चंद्रालोक में इसकी जो श्लोक है मूल वो अभी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अलंकार रत्नाकर नाम की एक टीका लिखी गई, जिसे वंशीधर ने संवत 1792 में बनाया। दूसरी टीका प्रताप शाही की और तीसरी गुलाब कवि की है, भूषण चंद्रिका। इस प्रकार यह कवि पूरे होते हैं। आगे इनकी एक कड़ी अलग से आएगी, बने रहें।